नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की। विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला ही दिन था और पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष यानी अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के जो तमाम लोग थे वो पहले से इस बात की रणनीति तैयार कर चुके थे कि विधानसभा में मणिपुर की घटना पर सरकार को घेरना है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था मीडिया से कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का और सूखे का दोहरा संकट गहरा रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि विधानसभा में इस संकट से निपटने को लेकर के चर्चा हो, जिसमें सभी सदस्यों को सुझाव आ सके और सरकार को रणनीति तैयार कर सके। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मणिपुर के मसले पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा क्यों की जाए। लेकिन इस घटनाक्रम से ठीक पहले महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक वो गले में टमाटर की माला पहन करके और साइकिल पर सवार होकर के विधानसभा पहुंचे थे। यानी रणनीति पूरी तरीके से साफ थी कि चाहे कोई भी मसला हो, लेकिन सरकार को घेरना है। और उस मुद्दे पर खासतौर से महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन मणिपुर के मसले पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ समूचा विपक्ष एकजुट नजर आया, तो कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होने लगी कि सदन के भीतर भी एनडीए बनाम इंडिया देखने को मिल रहा है। यानी विपक्ष एकजुट होकर के अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। नतीजा ये हुआ कि पहले आधे घंटे के लिए, उसके बाद कल तक के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों को ही स्थगित करना पड़ा। अब कल क्या होगा इस पर तो कभी मालूम पड़ेगा कि विपक्ष का क्या रुख होता है। लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक ये कहते हुए नजर आए कि सरकार के इशारे पर उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर इतने हंगामे की क्या जरूरत थी, जब उत्तर प्रदेश में तमाम सारी समस्याएं पहले से ही मौजूद है, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं करवाई गई या उस पर चर्चा क्यों नहीं होने दी गई। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दीपक रंजन जी जो समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। दलित चिंतक धर्मवीर आजाद जी भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और राघवेंद्र द्विवेदी जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हम आज शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी से। जयप्रकाश पाटिल जी भी कांग्रेस से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे आज समाजवादी पार्टी से। दीपक रंजन जी, सीधा सा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके थे कि सदन में सूखा और बाढ़ जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो ऐसे में मणिपुर को लेकर के जिस तरीके का हंगामा किया गया वो कितना जायज लगता है? देखिए महाराज जी, सबसे पहले तो इन्होंने मानसून सत्र सिर्फ 4 दिन का लेकर करके आई। 7 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक का सिर्फ मानसून सत्र लेकर गया, जो बहुत कम समय है। विपक्ष अपनी बात नहीं कर पा रहे। मणिपुर आज पिछले 4 महीने से जल रहा है कि मणिपुर में इतना पीछे क्यों हट रहे हैं ये, मणिपुर में जवाब देने से पीछे क्यों हटते जा रहे हैं ये। और मणिपुर पर आखिर सदन, चाहे वो यूपी असेंबली हो या लोकसभा का सदन हो, ये लोग इतने शांत क्यों? 267 के तहत हम लोग चर्चा कराना चाहते थे, उससे भी भागे ये लोग। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, अभी तक उसका दिन तारीख तय नहीं हुई कि किस दिन जो है वो सदन में संसदीय नेता सदन जो है प्रधानमंत्री जी उस पर जवाब देंगे। तो देखिए बहुत सी समस्याएं हैं। शुरुआत अगर ये मणिपुर से करना चाहते थे, क्योंकि मणिपुर का मामला पिछले 4 महीने से है। और देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई। कानून व्यवस्था में आपने देखा होगा कि गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, आज विधानसभा क्षेत्र भी है, और वहीं से चुन करके विधायक और उत्तर प्रदेश का के मुख्यमंत्री। लेकिन किस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता, इनके खुद के विंग के कार्यकर्ता लोग विश्वविद्यालय में गोरखपुर के कुलपति और कुल सचिव को किस तरीके से जूतों से, लातों से, बूटों से मारने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन जब ये जेल से छूट करके आ रहे हैं, तो वहां के कर्मचारी और टीचर किस तरीके से उनकी आवभगत कर रहे हैं, उनको ऊपर माला पहनाने का काम कर रहे हैं, उनको मिठाई खिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। और आपने देखा होगा कि सांड गाय किस तरीके से जो है रोडों पे उनकी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको गौशाला में या कहीं पर उनको जो है रखा जाए। आज किस तरीके से सांडों के, अभी आपने देखा होगा, सुना भी होगा, अभी 4-6 दिन पहले ही जो है एक बाइक सवार आदमी जो है सांड की चपेट में आकर के उसने अपनी जान गंवाई। और सूखा
देखिए कहीं पर तो ऐसी बारिश हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 40-45 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है। तो आज सूखाग्रस्त के लिए इन्होंने क्या काम किया? भाई मणिपुर से अगर शुरुआत करना चाहती है विपक्ष, इंडिया अलायंस, तो आगे ये पीछे क्यों हट रहे हैं उस पर बात करने से? मणिपुर में क्या मणिपुर इनके देश का हिस्सा नहीं है? हम तो मणिपुर को अपने देश का हिस्सा मानते हैं। मणिपुर में इनकी सरकार भी है। मणिपुर में इन्होंने क्या एक्शन लिया? और मणिपुर में अगर इन्होंने एक्शन लिया होता ना मानस जी, तो उसका पुनरावृत्ति ना हरियाणा में होती, ना आपके गोरखपुर में होती, ना आपके बरेली में होती। बरेली में जो एक प्रभाकर चौधरी, जो ईमानदार अधिकारी है, पूरे हिंदुस्तान में आप उसके ईमानदारी की मिसाल दे सकते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मजबूत ठोस कदम उठाया तो उनको वहां से हटा दिया गया। ये कैसी सरकार चल रही है मानस भाई उत्तर प्रदेश में? यही तो कह रहे दीपक रंजन जी, जब इतने सारे मुद्दे थे तो फिर खाली मणिपुर को फोकस क्यों किया? नहीं मानस जी, देखिए आपके लिए खाली होगा, हमारे लिए माताएं और बहनें और बहन बेटियों का सम्मान नहीं, ये सिर्फ नहीं मानस, देखिए मैं आपकी बात पे यहाँ टोकना चाहूंगा, ये सिर्फ खाली मुद्दा नहीं है। हम आप इसको खाली मुद्दा कह सकते, टाल सकते हैं इसको? ये खाली मुद्दा है। आज के इतिहास में आपने कभी इस तरीके से हो करके बहन बेटियों को सड़कों में चलते, और कर्फ्यू है लगातार लगा हुआ है, आपने कभी सुना, कभी देखा होगा वहां पर कि जो है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वहां पे थानों से लूट लिए गए? कभी ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, खाली मुद्दे नहीं है मानस भाई। आप शुरुआत क्यों नहीं करो? आप क्यों भाग रहे हो मणिपुर के मुद्दे से? आप मणिपुर पर चर्चा करिए। मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री अभी भी उसी तरीके से विराजमान है। डीजीपी के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया? सिर्फ अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर ये मांग कर रहा था कि मणिपुर पर एक सिर्फ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, इतनी बड़ी घटना, इतनी विभत्स घटना हुई जिसकी पूरी देश और दुनिया में निंदा हो रही है, तो आखिर अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता तो क्या आपत्ति थी आप लोगों को? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रदेश की लिए चिंता कर रहे हैं कि इसमें देश की इनकी चिंता है। और देश की चिंता है तो निश्चित रूप से कल सदन जो है कल बैठेगा, जो प्रस्ताव पारित होगा, निश्चित रूप से वहां पर आप बहस कर सकते हैं और 3 दिन तक बहस चलेगी, लगातार बहस चलेगी। प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे, दूसरे नेता भी जवाब देंगे, पूरा मौका है। आज आप उत्तर प्रदेश का सदन चल रहा है, शुरुआत हो रही है, आप कह रहे हैं समय कम है, बहुत कम समय हमको दिया, मुद्दे बहुत हैं, महंगाई का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो भैया कहां जाएंगे आप? तमाशा करना है खाली आपका काम है क्या? मैं तो देख रहा था सुबह सुबह एक साहब साइकिल चलाते हुए चले आ रहे हैं और गले में टमाटर लेकर के लटका करके चले जा रहे हैं। अरे साहब, टमाटर लटकाना है, मीडिया के कैमरों को भी बुला रखा था मानस भाई, पता नहीं आपको आपके साथियों को बुलाया कि नहीं बुलाया। तो ये तमाशा करना खाली सड़क पे करना है कि सदन में भी अपनी बात कहनी है? अरे भाई, महंगाई की चिंता अगर आपको है तो आपका भी उतना ही उतना ही कर्तव्य है, आप भी अपनी बात सदन में रखिए ना। सदन इसीलिए बैठा हुआ है, वहां पक्ष की बात भी होगी, विपक्ष की बात भी होगी, आप सवाल पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं इस समय प्रदेश में, सिंचाई का मसला है, सूखे का मसला है, आप कह रहे हैं महंगाई का भी मसला है, और दूसरे मुद्दे, अभी गाय और बैलों की बात भी आप कर रहे थे। कीजिए ना साहब, हमने कहा रोका आपको, हमने कहा थामा आपको? सदन बैठा है, वहां मंत्री बैठे हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आप चाहते क्या हैं? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाशा बने। आप गले में टमाटर लटका करके सड़कों पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वापस चले जाते हैं। आम आदमी की फिक्र आपको नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी आपकी फिक्र नहीं करते। उत्तर प्रदेश इनको वोट कितने मिलते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं मानस भाई। 2014 से लगातार हार रहे हैं, 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, कोई पंचायत का चुनाव हो या फिर कोई दूसरा चुनाव हो, कोई निकाय चुनाव, वहां पर भी आप हार रहे हैं। इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप गंभीर नहीं है साहब। आप आम आदमी के दर्द से आपका वास्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वास्ता है। कनेक्टर हम चाहते हैं, गंभीरता से हम चाहते हैं कि आप बहस करें। अगर कुछ है, कहीं कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपके पास कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से सदन में आइए। बहुत सारे मसले हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत सारे मसले हैं उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है आपको आना पड़ेगा, सदन में चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास सुझाव नहीं है, आपके पास बात नहीं करना, आपको कुछ मंथन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, आपको तमाशा करना है। और ये तमाशे से अगर उत्तर प्रदेश चलता, देश चलता, तो मुझे लगता है कि तमाशे से देश बहुत अच्छी तरीके से चल जाता। 2017 के पहले तो उत्तर प्रदेश ने अच्छी तरीके से देखा है कि किस तरीके से सदन चलता था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश चलता था, हमारे प्रदेश का हाल क्या था। तो मुझे लगता है कि तमाशा छोड़िए, सदन चल रहा है, आइए सार्थक बहस हो, कोई
कोई प्रस्ताव आपके पास हो, कोई बात आपके पास हो, चिंतन मनन की कोई बात आप करना चाहें तो सदन में रखिए, हम उसका जवाब देंगे। और हो सकता है हमसे कोई गलती हो तो हम पीछे भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन चिंतन मनन सदन में होता है, सड़कों पर नहीं होता मेरे भाई। जयप्रकाश जी, सीधे सीधे आलोक जी आरोप लगा रहे हैं कि तमाशा कर रहा है विपक्ष। अब हमें बड़ा आश्चर्य है, कोई दूसरा प्रवक्ता होता तब तो आश्चर्य नहीं होता। ये तो पत्रकार भी रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको शायद भाजपा की तारीख नहीं मालूम है। जब भाजपा का जन्म भी नहीं था तो सदन के बाहर ठीक ऐसे ही तमाशा रामराज परिषद करती थी, हजारों गायों को लेके अटल जी भी किए थे। तो एक लोकतांत्रिक परंपरा जो इस देश की रही है कि प्रतिपक्ष के, और टमाटर का मजाक उड़ा रहे हैं हमारे भाई। अरे भैया 27 रुपया दैनिक आमदनी पे 1,77,00,000 किसान परिवार गुजारा कर रहा, 2 डबल सेंचुरी पार कर गया टमाटर। अगर विपक्ष के लोग टमाटर की माला पहन के ना जाएं तो वो तो ध्यान आकर्षण का एक मतलब कहिए कि प्रतिरोध का लोकतांत्रिक तरीका, आप उसका मजाक उड़ा रहे। तो ये संवेदन शून्यता है इनकी, इनका अहंकार है, और ये केंद्र से लेके यहां तक है। बताइए आज अगर कोई टमाटर का माला पहन के जा रहा तो ध्यान आकर्षण मीडिया में हम अगर गरीब के या हम अपनी ही बात करें, हम तो खरीद ही नहीं पाते टमाटर आलोक जी। 10 दिन से जाते हैं, पूछ के चले आते हैं, पूरे मंडी में सेक्टर 14 पे 2 ठेले में टमाटर लगता है केवल। हम तो उनसे भी बात कर लेते हैं चूंकि सरवारा रहे ही हैं। तो आप इसका मजाक आप मत उड़ाइए साहब, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो खामोश रहिए। कम से कम अगर प्रतिपक्ष के लोग प्रतीक रूप में ही सही, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, अगर गरीब की जो दुश्वारी है, जो उसके थाली से रोटी कहिए कि छीनी जा रही है, उसकी सब्जियां भी छीनी जा रही हैं, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो क्या गड़बड़ है। दूसरी चीज, आप मणिपुर की बात कर लिए मित्र, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट निश्चित रूप से एक 16 से 20 किलोमीटर बड़े पतले से कॉरिडोर से कनेक्ट है हमसे। वो हमसे रेस से भी, जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, तो वो मानव के निजाती आधार पे भी वो लोग मंगोलाइड है। और अक्सर ये गलतियां हम लोग करते हैं मैदान के लोग कि उनके प्रति मतलब एक ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उनको बेगानापन लगता है। तो अब जब वो संकट में है, सबसे बड़ा सूबा हमारा है, तो अगर सब लोग सर्वसम्मति से, ही तो मुख्यमंत्री जी को खुद प्रस्ताव पेश करना था कि हम मणिपुर की जनता के साथ हैं, कोई पाकिस्तान में है मणिपुर। तो अब ऐसे जब मतलब राष्ट्रीय संकट, मणिपुर क्या अकेले, क्या आप समझ रहे हैं कि वो नॉर्मल सूबा है? चीन की नजर दुनिया जानती, इन्हीं के अरुणाचल के सांसद कहते हैं कि 10 किलोमीटर घुस आया, क्रीपिंग पॉलिसी है उसकी, 2 किलोमीटर घुसेगा, आपके कहने पे 1 किलोमीटर जाएगा, फिर जाएगा नहीं। ये हम आपका इतिहास नहीं पूरे देना चाहते हैं। गलवान घाटी में भी आज आप नहीं कह सकते हैं कि हम वहां फिंगर तक पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं जहां पहले थे। वो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का हम आपके साथ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की संवेदनशीलता समझिए। अगर उनपे विपत्ति आई है तो अगर विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं तो ये तो हमारी आपकी साझी बात, इसमें क्या मजाक उड़ाना साहब। और दूसरी बात यह है कि आप बार बार चुनाव आप हारे हैं, सपा का हो या कांग्रेस का हो। अरे साहब, आप अपनी तारीख उठा के देख लीजिए, इस प्रदेश में सपा के मित्र तो हमारे बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन सपा जब से जन्म हुआ उसका वो नंबर 2 पे ही रहती है, या तो सत्ता में रही है या तो विपक्ष पे रहती है, नंबर 2 पे। लेकिन आप अपना भाजपा के दौर से देख लीजिए, नंबर 2 पे नहीं रहते, नंबर 3 पे चले जाते। तो इसलिए सपा का हो या हमारा ही मजाक उड़ाएंगे। राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाते उड़ाते आज न्यायालय से लेके जनता मतलब आपको उल्टा आईना दिखा रही है। तो इस सब से ऊपर उठिए। और अगर सदन की कार्यवाही, हाँ एक चीज और था, दीपक भाई अच्छा मुद्दा उठाए, चाहे दिल्ली की संसद हो चाहे यहाँ की विधानसभा हो, अगर ध्यान से देखिए तो संसदीय जो कार्यवाही का दिवस है वो सीमित किया गया है। और सदन के भीतर अगर आप देखेंगे जो नेता सदन, आजकल यही लोग हैं, इनकी सत्ता है, तो नेता सदन और उनके मतलब मंत्रिमंडल के लोग वहां भी यही काम करते हैं, खड़े हो जाएंगे, विपक्ष पे व्यक्तिगत हमला करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। न तो सत्र में विमर्श हो रहा, कायदे से अवधि बढ़ रही है, और हद तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है केंद्र में और सरकार विधेयक। कौन संवैधानिक नैतिकता बाबा साहब लोहिया जी, अटल जी यही चाहते थे। आपकी नैतिकता ये थी कि विश्वास प्रस्ताव आप चर्चा कर लेते, निश्चित रूप से आपके पास संख्या बल होगा तो पास होगा, फिर आप बिल पे बिल पास कर दे रहे हैं और आपका पेंडिंग है विश्वास प्रस्ताव। यहां भी आप अगर देखेंगे तो अध्यादेश पारित हो जाएगा,
या फिर कहिए कि विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं। तो ये इनका अहंकार है। वास्तविकता ये है कि जब किसी भी इस तरह के एक अकेले आदमी के शासन में रहने वाली पार्टी की जमीन खिसक जाती है तो ये बौखलाहट दिखती है और इनके केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ तक दिख रही है। लेकिन मुद्दे विपक्ष ने सारे, मणिपुर निश्चित रूप से इस समय संवेदनशील राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का भी, आंतरिक सुरक्षा का भी मसला है, और टमाटर एक प्रतीक है उस मतलब पूरे आवाम के जो महंगाई की मार झेल रही है। 102 से 168 अरबपति आप बना दिए। मैं दावा से कह रहा हूं कि अमेरिका में भी, अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीपति राष्ट्र है, लेकिन उसमें 10% टॉप आबादी के पास केवल 37% देश की संपत्ति है। और मोदी जी के दौर में जब से भारत आया है, शीर्ष के 10% लोगों के पास 90% है। ये विरासत में नहीं मिला था। 2013-14 में 7% थी। तो जो विषमता की खाई बढ़ रही है, उससे जो मतलब हमारा हाशिए का समाज है, जो गांव गरीब किसान है, जो बेरोजगार है, उसकी समस्या विपक्ष उठा रहा। तो आप मजाक तो मत उड़ाइए उसमें। ये आप बड़े भाई का कर्तव्य उठाइए, आइए उन मुद्दों पे मतलब कौन क्या निंदा प्रस्ताव। हम तो कह रहे हैं आप योगी जी खुद प्रस्तुत करते, सब लोग सर्वसहमति से प्रस्ताव भेजते। क्या भारत की अखंडता कोई प्रस्ताव यह था कि मणिपुर अलग हो रहा? मणिपुर के बहनों के साथ, आवाम के साथ हम एकजुट नहीं हो सकती? कौन सा अपराध है? इसका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अनिल दुबे जी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल दुबे जी, सीधा सवाल आपसे है कि जब तमाम सारी समस्याएं पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है, तो आप भी समाजवादी पार्टी के साथ सुर में सुर मिला करके सिर्फ मणिपुर पर ही फोकस कर करके एक तरीके से सरकार को घेरना चाहते थे, या ये बताना चाहते थे कि सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए उसके मन में कोई भाव नहीं है, इसलिए निंदा प्रस्ताव नहीं है, जैसा कि निकल करके तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता मीडिया के कैमरे में बोलते नजर आए? अनिल दुबे जी। देखिए मानस जी, मणिपुर भारत का ही एक हिस्सा है और मणिपुर पर पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के मुद्दों की बात पर भाषण दिया करते हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ इतनी शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई, उस पर उन्होंने वहां पर भी कोई चर्चा करना, बोलना जरूरी नहीं समझा। आज विधानसभा में विपक्ष के विधायक, जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और विपक्ष के लोग एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे कि उस निंदा प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी को भी पास करना चाहिए था, उस पर चर्चा करानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये गलत किया। अगर मणिपुर के ऊपर, मणिपुर में जिस तरह की शर्मनाक घटना हुई, जो वो ऐसी घटना हुई कि पूरे विश्व में हमारा सर शर्म से झुका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस पर एक शब्द भी बोलना, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में कहीं भी बोलना जरूरी नहीं समझा। और ये शर्मनाक घटनाएं इतने लंबे समय से हो रही है, और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब विपक्ष के विधायक इस मुद्दे पर निंदा प्रस्ताव लाए तो उस पर चर्चा भी कराना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, उस पर भी आप चर्चा नहीं कर रहे हो। पूरे देश के हालात खराब है, हरियाणा में स्थिति खराब है और मणिपुर पर आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कह रहे हो कि मणिपुर जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग देश के किसी क्षेत्र में, किसी भाग में हिंसा होगी, कोई घटना होगी, क्या उस पर चर्चा नहीं करेंगे? क्या योगी जी देश के अन्य भागों पर बात नहीं करते? अगर विपक्ष के लोग कुछ करेंगे तो आप उन मुद्दों को उठाने की बात करोगे। जब महंगाई थी तो आपके लोग, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो आप गैस का सिलेंडर लेके आपके नेता बैठा करते थे। अब महंगाई है, टमाटर महंगा है, सब्जियां महंगी हैं, तो आप उस पर चर्चा भी नहीं करना चाह रहे हो। तो ये परंपरा गलत है। तो सरकार को चाहिए कि विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करे। विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर के अगर विपक्ष कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, और उस पर जो है निंदा प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित करना चाहिए कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए। मणिपुर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, और केंद्र सरकार ने भी मणिपुर के घटना पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। करमवीर आजाद जी हमारे साथ मौजूद है। करमवीर जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप हालात देख रहे हैं कि विधानसभा में किस तरीके का हंगामा हो रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उन पर कोई विचार विमर्श, उन पर कोई बहस हो पाएगी? क्या लोकसभा की तरह
उत्तर प्रदेश के विधानसभा का भी कभी सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? करमवीर जी। मानस भाई, मुझे याद है 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं विधानसभा पे था उस समय, जिस समय पानी की बौछार और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे आलोक वर्मा जी बता रहे हैं कि चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जो चीज आपने किया है उस चीज पे कैसे, किस तरीके से ये आप किसी का अधिकार छीन लेंगे? वो तो संवैधानिक अधिकार है ना विरोध करना। सदन में अब किस नियम के तहत है, क्या चर्चा होनी चाहिए? चूंकि मणिपुर की घटना वाकई में, चूंकि सब लोगों ने बताया, उस बात को मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात आप सोचिए ना, आपके यहाँ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2014 के पूर्व में, तो यही लोग कहते थे अब हुआ डीजल 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार। अरे अब तो हुआ ये क्या बोलते हैं, सिलेंडर का रेट जब 350 रुपए था, तब उस समय ये लोग नारा लगाते थे सिलेंडर कार पे रख करके। अब क्यों नहीं कहते कि अब हुआ डीजल और पेट्रोल 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार? लगाइए नारा। कौन मना किया है आपको नारा लगाने के लिए? देखिए, विपक्ष हो या आम जनता का हित हो, उस पे चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा बहुत जरूरी है। लोकतंत्र का असली जो स्वरूप है चर्चा पे ही निर्भर है। आप कैसे विचार विमर्श कर लेंगे कि ये गलत है, ये सही है? आज यकीन नहीं करेंगे, मेरी पत्नी ने वो एक ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट पे उन्होंने कहा कि टमाटर ऑर्डर कर दीजिए, 129 रुपए का आधा किलो टमाटर। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा मैं ठेले वाले पे देखता हूँ कहीं से कुछ कम में मिल जाता है। तो जब टमाटर इस रेट में है तो भाई टमाटर अगर वो गले में लटका के चाह रहे तो आपको क्या दिक्कत है? उस समय आप क्यों विधानसभा के सामने जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? क्यों विरोध कर रहे थे? आप ना करते। आप भी तो लखनऊ विधानसभा के सामने जो है माननीय जो है ये श्री उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, आज के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के वो अध्यक्षता में पूरा विरोध इन्होंने किया विधानसभा के सामने। आज जो है चर्चा की बात आप कर रहे हैं, उस समय आप विधानसभा में कहते कि आइए विचार विमर्श करें। भाई, जो प्रथा आपने स्वयं डाली है और उस प्रथा से आपको दर्द हो रहा है, जिस प्रथा को आपने स्वयं सत्ता पक्ष विपक्ष में। लेकिन राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हमारे साथ। राघवेंद्र जी, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सोच समझ करके ये रणनीति कड़ी तय हो गई थी कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, तो क्या इंडिया है वो ये साबित करना चाहता है देश में, प्रदेश में सरकार है बीजेपी की वो महिला विरोधी, इसीलिए का कह सकते हैं हंगामा खड़ा किया गया और ये उनको पता था कि स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देंगे और ऐसे में जो पूरा कह सकते हैं तो बदनामी एक तरीके से वो सरकार के हिस्से में जाएगी और लोग ये समझेंगे कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। और यही बात में सपा के तमाम विधायकों ने निकल के कहा भी है। देखिए, आज जो विधानसभा सत्र के पहले दिन में जो भी हुआ उससे ये चीज साबित हो गया कि एक तीर से दो निशाना विपक्ष लगा दिया। एक तो सरकार को घेर दिया और दूसरा अपनी एकजुटता का एहसास दिला दिया। विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं सब सपा के साथ हाँ में हाँ मिलाई, तो इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी का जो आज का पहला दिन का कार्यकाल रहा वो सफल रहा। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना और टमाटर लटका के जाना या कोई ऐसा प्रतीकात्मक फल या छीन या किसी महंगाई है तो वो विपक्ष का हक है। हम भाजपा को देखते थे, भाजपा में भी स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी। अभी वाराणसी में जो घटना हुई टमाटर बेचने वाले पिता पुत्र की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप विपक्ष की आवाज को भी दबाना चाहते हैं। तो सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए।
विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को समय समय पर उजागर करके और सरकार को अवगत कराए, सरकार को घेरे, और सरकार का काम है कि उससे अपना जो भी पक्ष है उसको रखे और गलती हो तो सुधार करे। आलोक वर्मा जी से मेरा कहना है कि जब सपा की सरकार हुआ करती थी तब भाजपा के भी लोग प्रदर्शन करते थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी के सरकार में कोई भी विपक्ष प्रदर्शन करने के लिए जाए, मुख्यमंत्री क्या चिट्ठी दे कि भाई साहब मैं प्रदर्शन करना चाहता हूं, तो वहां से कुछ ऐसा हो। सभी विपक्ष पार्टियों का, सभी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अधिकार है कि इस समय केंद्र में और प्रदेश में, चाहे वो मणिपुर का प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश का प्रदेश हो, योगी आदित्यनाथ जी चूंकि राष्ट्रीय चेहरा है, अन्य प्रदेशों में जाते हैं वोट मांगने, तो अगर यहाँ मणिपुर की चर्चा का विपक्ष कर रहा है तो एक बार बात कर लेना चाहिए। अगर 4 दिन का जो कार्यकाल मिला है, 4 दिन अगर सत्र चल रहा है, तो 4 दिन अगर हंगामा होता रहेगा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता जिसके लिए विधायक को चुन के भेजी है, सरकार बनाई है, विपक्ष बनाई है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि हो हल्ला होने से सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश की विकास को है। प्रदेश की विकास का जो पहिया है वो थम जाएगा। अब देखिए आज के डेट में कुछ नहीं हुआ, कल 11 बजे तक स्थगित है, और कल क्या होगा ये आज ही हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कल का भी दशा आज के ही जैसा होना है, क्योंकि विपक्ष एकदम एकजुट होके और अपना जो है एक तीर से 2 निशाना साधने को तैयार है। जी महाराज जी। आलोक जी, आप देख ही रहे कि देश की लोकसभा में जिस तरह के हालात हैं वहां पर भी लगातार हंगामा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सीमित समय के लिए ही सदन बुलाया गया, और उसमें भी अगर जरूरी मुद्दों पर बात बहस नहीं हो पाई तो काम कैसे चलेगा? आपको नहीं लगता कि आप जो आपके विपक्ष के जो नेता हैं या विधायक है उनको आप कन्विंस नहीं कर पाए? और दूसरा ये कि अगर मणिपुर के मुद्दे पर जिला प्रस्ताव विपक्ष चाहता है तो उसको पारित करके कार्रवाई को आगे बढ़ाइए ताकि चर्चा हो सके। मानस भाई, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरे। निश्चित रूप से हम घेरने के लिए तैयार हैं, लेकिन घेरने का मंच कौन सा है, घेरने का मंच कौन सा है, ये भी अहम है। 4 दिन का सदन चल रहा है, आप आइए ना सदन में, तैयारी करके आइए, आपके जो मुद्दे हैं रखिए। विधायकों को इसीलिए चुना जाता है ना, अपनी तर्कपूर्ण बात आप कहिए। हम तो घेरने को तैयार हैं, हम जवाब देंगे ना। आप महंगाई की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, हम उस पर जवाब देंगे, हमारे कृषि मंत्री उस पर जवाब देंगे। आप बाढ़ की बात करना चाहते हैं, सूखे की बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, तर्कपूर्ण बात अपनी रखिए। उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं उस पर आप प्रकाश डालिए। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम नहीं देख पाए, तो आप दिखाइए, आपका भी दायित्व है, निश्चित रूप से आपका दायित्व है, मानते हैं इस बात को। लेकिन सड़क पे सिर्फ तमाशा करना, सिर्फ तमाशा करना, ये तमाशा आप क्यों कर रहे हैं साहब? आप मणिपुर पे बहस चाहते हैं ना, कल से शुरू है, कल से शुरू होगी, लंबी बहस चलेगी। बहुत विद्वान हैं दिल्ली में, आप भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज 4 दिन का सदन चला है तो मैं तमाशा क्यों ना कहूं। 4 कैमरामैन आते हैं, आप बयान देते हैं, बाइट देते हैं, आपका मुद्दा खत्म। अरे साहब, उतनी देर तैयारी कर लीजिए, तब तक जैसे जयप्रकाश भाई खाली हैं, वो सड़क पे उतर आएंगे। अरे संगठन और भी है ना, बड़ा संगठन है आपका, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दूसरे साथी आएंगे सड़क पे, आइए, स्वागत है आपका। अगर हम कहीं फेल हो रहे हैं तो हम आईना देखना चाहते हैं, लेकिन इस समय सदन चल रहा है तो हम सदन में भी तो आईना देखना चाहते हैं। अगर आपके पास गंभीर बात है, कहने के लिए कुछ है, तो तमाशा छोड़िए। सदन तो वाद विवाद का मंच है और हम तैयार हैं वाद विवाद करने के लिए। अगर हमारे पास कुछ कहने के लिए है तो आप सुनिए, और आपके पास कुछ कहने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और हर मुद्दे पे बहस कीजिए। अरे आप महंगाई पे भी बहस कीजिए। हमने उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन लाया, 2017 के पहले हालात कैसे थे, 2017 के बाद हमने क्या बदला, हम बहस, आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने को तैयार है। आप गाय की बात करते हैं, करिए, बिल्कुल कीजिए, गंभीरता के साथ कीजिए, आप सवाल कीजिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन तमाशा मत कीजिए। अभी आप कह रहे हैं 4 दिन का ही सदन है, तो सदन है ना साहब, विधायक है ना आपको, उनसे कहिए तैयारी करके आए। बहुत सारे विधायक हैं, सवाल ही नहीं पूछते, आते हैं और चले जाते हैं। पढ़ करके आए, लिख करके आए, डेटा लेकर के आए। मणिपुर पे भी बहस करिए, उस पर भी करिए, स्वागत है उसका। 3 दिन तक बहस चलेगी, लगातार बहस चलेगी, लेकिन तमाशा मत कीजिए। सदन का मायने ये है कि जिन लोगों को चुन के भेजा गया है ना, हमारी जनता ने जिनको चुन के भेजा है, सदन में जो पैसा देश का खर्च हो रहा है उस पर उसकी चिंता जरूर कीजिए। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने से किसी का इनकार नहीं है, बिल्कुल पूछिए।
देखिए जयप्रकाश जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि बहुत सारा डाटा आपके पास है, आप उसको लेकर के सूखे पे जो इतनी बड़ी समस्या है, आधा प्रदेश बाढ़ से परेशान है, आधा सूखे से परेशान है। आप किसानों की बात करते तो किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी आइए ना मैदान में जयप्रकाश जी। हाँ, ये सवाल आपका अच्छा है। फिलहाल मैं इसी पे केंद्रित हो जाता हूँ, लेकिन एक चीज बड़ा दुख है कि आलोक भाई कम से कम 50 बार तमाशा मतलब विपक्ष के लोकतांत्रिक प्रतिरोध जो सदन में हो या सड़क पे हो, जिसको बाबा साहब ने संविधान से और हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं से वो विकसित हुआ है, उसको एक पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं ये और बार बार तमाशा शब्द जानबूझकर यूज कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है, असंसदीय है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये तमाशा ही है, हम तो नहीं कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा तमाशा के भीतर संसदीय गतिविधियों को वॉकआउट की शक्ल देके एकदम अवरुद्ध कर देने का पत्रकार भाई आप खुद ही जानते हैं, वो अटल जी के नेतृत्व में भाजपा को ही है सबसे लंबा गतिविधि। तो आप क्या कहेंगे कि अटल जी लोकतांत्रिक चरित्र के वो तमाशा कर रहे थे? वो बड़े तमाशा वाले थे, हम लोग छोटे तमाशा वाले। तो आप कम से कम ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों भाई फ्रस्ट्रेट हैं? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रवक्ता है, पत्रकार है। दूसरी चीज मैं सूखे पे आ जाऊं, चूंकि इस पे चर्चा हो गई है। देखिए, सूखा रियल में उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं, चूंकि 160 सेंटीमीटर वाली वर्षा जोन अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी है, और रियल में भारत में सूखा राज्य की विफलता के कारण है। चूंकि हमारी कृषि, उद्योग और घरेलू कुल डिमांड जो है 800 अरब क्यूबिक घन मीटर है, और आज का औसत भी उठा के देख लीजिए तो मानसून से वर्षा जो हमारी होती है 800 गुणे 5 कर लीजिए 4000 अरब क्यूबिक घन मीटर होती है। मानस भाई, ये अतिरिक्त जो हमारा जल है वो 13 राज्यों में बाढ़ की शक्ल लेके बंगाल खाड़ी में चला जाता है। रियल में प्रॉब्लम यही है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। कलाम साहब को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया था, भारत जोड़ो योजना, भारत नदी जोड़ो योजना थी, और अगर ये गंभीरता से काम किए होते तो सरप्लस वाटर से हमारा बुंदेलखंड तो हमारे हिस्से में आता है, उसके बाद अगर दूसरे राष्ट्रीय संदर्भ में देखिए तो पूरा विदर्भ से लेके मैसूर कर्नाटक तक चले जाइए, इतना सरप्लस पानी है कि वो एरिड जोन में चला जाता, ग्राउंड वाटर हमारा बेहतर होता। और निश्चित रूप से एग्रीकल्चर का वर्तमान में ही अगर प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, जो एरिड जोन में मतलब अगर सिंचाई की सुविधा कर दिए तो 40% बढ़ जाती प्रोडक्टिविटी। तो कृषि के लिए कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं? 30% कटौती कर लिए। तो स्वाभाविक है कि किसान तो इनको एक मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 करोड़ किसान हमको चाहिए शहरों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए, घरेलू काम करने के लिए। तो कृषि को भला किसान और मतलब भाजपा, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात आप कर रहे हैं। ये किसानों के लिए कौन सी हित की बात कर देंगे? हाँ, किसानों को संगठित रूप से उजाड़ा जा रहा है। और मैं दावा से कह रहा हूं कि एक अगर इंदिरा नहर बनवा लीजिए, चूंकि इंदिरा नहर ब्यास का पानी लेके उसी राजस्थान में सूरतगढ़ में चले जाइए, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, और वहां धान की खेती होती है, कपास की खेती होती है गंगानगर जिले में। तो अगर आप इच्छा शक्ति दिखाते, मजबूत आपके पास नेतृत्व था, डबल इंजन ही क्या ट्रिपल इंजन आपके पास था, कोई गतिरोध नहीं था, तो आप अगर इच्छा शक्ति दिखाए होते तो 10 साल में कायाकल्प हो गया होता भारत का। तो ये सूखा और बाढ़ दोनों से निजात मिल जाती, और उसके लिए संयोग से बहुमत था। लेकिन आप तो अपने अडानी से बाहर कुछ सोचते ही नहीं, और किसान बेचारों के लिए तो आपके पास स्पेस ही नहीं। क्योंकि किसानों को क्या बात करिए, अरे 25,000 एकड़ भूमि तो इन्होंने सेना के फार्म की छीन ली। सेना के लिए फार्म हाउस थे जिसमें गायें पलती थी, और गाय माता की भी ये बात करते जिसे दूध मिलता था। लेकिन इन्हें कैसे मैसर भाई, अभी तो अग्निवीर बनाए हैं, उनकी अस्थायी नौकरी लिए हैं, अब उनके दूध का हिसाब भी गाय माता को भी बेच दिए औने पौने। तो ये मानस जी, अगर आप बात करिए कि कारपोरेट परस्त भाजपा कभी भी शुरू के दौर से, इनका किसानों से क्या लेना देना? तो ये है कि ये किसानों के, आप बता दीजिए कि किसानों पे चाहे उन एग्रीकल्चर रिसर्च पे बिल बढ़ाए हो, ये चाहे सिंचाई पे बजट बढ़ाए हो, चाहे एमएसपी के लिए आप मतलब हमारे लोक दल के बड़े भाई बैठे हैं, बेहतर बताएंगे। तो मतलब ये है कि इनका किसानों से कोई मतलब नहीं, ये तो सांप्रदायिकता की खेती करते हैं। अब उसमें जाहिर है कि नफरत का जहर इतना हो गया है कि वो ट्रेन में जो एक सिरफिरा सिपाही गोली मारा, वो अमेरिका में भी कोई छात्र मार देता है, वो तो बड़ा था, वो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी का दिमाग सनक सकता। लेकिन मारने के बाद जो पवित्र सुक्त वाक्य वो बोला,
वो ये बताता है कि मोदी योगी के नाम पे अगर खून बहाया जा रहा है तो ये नफरत का जहर अब असर करने लगा है। और असर कहाँ कर रहा है? फौज में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में। तो ये मणिपुर से भाग रहे हैं, वो भी राज्य प्रायोजित हिंसा है। कोई पाकिस्तान में नहीं, हरियाणा में नहीं सरकार है। आज किसान भाई, जाट भाई खड़े हो गए तो मतलब जनता खड़ी हो रही है इनकी सांप्रदायिकता की नीतियों को खत्म करने के लिए। तो अब ये हम तो कह रहे हैं, विमर्श कर लीजिए किसान पे, बुला लीजिए सेशन एक किसानों पे। सवाल ही नहीं है कि इनके मतलब कहिए कि कृषि मंत्री बुला लें और उत्तर दे दें। क्या उत्तर देंगे? इन्होंने किया क्या है किसानों के लिए? दीपक रंजन जी, जो सवाल, जो मुद्दा जयप्रकाश जी उठा रहे हैं, तमाम आंकड़े पेश कर रहे हैं, गंभीर मुद्दा है। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि सूखे और बाढ़ पर चर्चा हो। जयप्रकाश जी ने देखिए कितने सारे डाटा उन्होंने दिए, तमाम जानकारियां दी। तो इसका लाभ लेकर के बजाय हंगामा करने के ये आंकड़े पटल पर रखिए सरकार के सामने और पूछिए उनसे। दीपक रंजन जी, दीपक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। देखिए मानस जी, विपक्ष और इंडिया अलायंस जो है वो कोई गतिरोध नहीं पैदा करना चाहते। गतिरोध सत्ता पक्ष के लोग पैदा करना चाहते। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, ये हमारे अहम मुद्दे हैं। और हमारे भाई जो अभी बता रहे थे कि अगर हमारे समाजवादी पार्टी का एक विधायक या कांग्रेस का कोई विधायक या बसपा का कोई विधायक या विपक्षी पार्टी का आरएलडी का कोई विधायक अगर गले में टमाटर लगा करके पहन करके चला गया तो उनको क्या दिक्कत हो गई? यहाँ क्या स्मृति ईरानी जी जो है यहाँ पर क्या किचन में बैठ करके खाना बना रही है? क्या ये सिलेंडर लेकर के क्या किचन में खाना बना रही है? कि मीडिया को उन्होंने भगा दिया था कि वहां से मीडिया के कवरेज से इनको इतनी दिक्कत हो गई है कि अगर मीडिया वहां पे आकर के अगर महंगाई के मुद्दे को टमाटर, भाई आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा है। इनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनकी आंखों में सत्ता का असर दिख रहा है, लगी या किधर और ये किधर देख रहे हैं। अरे मणिपुर का हम क्यों नहीं बात करें? हम जब परिवार में, घर में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, क्योंकि आज की तारीख में सोशल युग का जमाना है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसने उस फुटेजेस को ना देखा हो, मणिपुर के बारे में लोग ना जानते हो। जब वो हम लोग से सवाल पूछते, मानस भाई आपसे भी सवाल पूछते हो, क्या आप जवाब दे पाते हैं उनको? ये जवाब देने के लिए तैयार हैं? इनकी सांसद जो है, जब उनसे खिलाड़ी बेटियों के लिए सवाल पूछा जाता है इनके सांसद को लेकर के, तो ये वहां से दौड़ते हुए भागती हैं और सदन में जो है ये ईडी सीबीआई का खौफ और डर दिखाती हैं। इस तरीके से विपक्षों को दबाने का काम करेंगे लोग। अरे हम तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, सूखा, बाढ़, हर चीज में हम बात करना चाहते हैं। आप शुरुआत मणिपुर से क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर का चैप्टर आप खत्म करो, उसके बाद हमसे, क्योंकि मणिपुर से पूरा दिल दहलाने वाली घटना ही है मानस भाई आज तक। क्योंकि टमाटर का रेट फ्लक्चुएट होता है, ये कहेंगे टमाटर का रेट फ्लक्चुएट होता था, चलिए ठीक है। मणिपुर में हम इनसे पूछना चाहते हैं, मणिपुर में उन्होंने एक्शन लिया क्या? मुख्यमंत्री को उन्होंने बर्खास्त किया क्या? कोई कार्रवाई की उन्होंने वहां पे? आज भी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है वहां पे। इनको तो सिर्फ सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है। 2017 में इन्होंने 21 विधायक लेकर के हॉर्स ट्रेडिंग करके जबरिया इन्होंने सरकार बना दी थी। अरे जब सरकार आपसे संभल नहीं रही थी तो हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार आपने क्यों बनाई? मानस भाई आप भी जानते होंगे कि मणिपुर में 2017 में जब एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे तो इनके 60 में सिर्फ 21 विधायक चुन करके आए थे। इनको सरकार बनाने की इतनी जल्दी थी, सरकार चला पाए ना चला पाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए वहां ना मेंटेन कर पाए। लेकिन जो है, अच्छा प्रधानमंत्री जी अब तक मणिपुर पे क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री भी तो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने से पहले देश के प्रधानमंत्री। बोलते भी है तो सदन के बाहर बोलते हैं वो बोलते भी तो इट वॉज टू लिटिल एंड टू लेट। 36 सेकंड का भाषण देते हैं ये मणिपुर के लिए, उसके बाद ये अपनी रैलियों में लग जाते हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है ये? सिर्फ मणिपुर की घटना नहीं है ये, ऐसी घटनाएं लोगों वहां से जो है, लोगों का मनोबल मानस भाई इतना बढ़ा हुआ है। अगर वहां पे उचित कार्रवाई, एक्शन अगर ले लिया गया होता तो आज लोगों में, ये आंदोलनकारियों में, इनके अंदर खौफ का माहौल होता कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको डिटेन करके जेल भेजा जाएगा या हमारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये बता दें हमारे आलोक भाई बैठे हुए हैं और इस पत्रकार है। दीपक रंजन जी, लोकसभा के बाहर जाके प्रदर्शन करिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का समय तो खराब हो रहा है, उसमें जहां पर चर्चा होनी है बाढ़ और सूखे की, आपके पास तो ताकत है, इतने विधायक के आपके पास लोकसभा जाके। देखिए मानस भाई, देखिए मानस भाई, अगर मणिपुर जलने से नहीं बचेगा तो उत्तर प्रदेश में भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और बर्मा से सटा हुआ राज्य है वो।
अगर हम मणिपुर को नहीं बचाएंगे तो हम अपने उत्तर प्रदेश को कैसे बचा पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश जलने में समय लगेगा? आप बताइए। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को भी बचाना है। राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों की पार्टी। जयप्रकाश जी ने जो आंकड़े पेश किए, वो आंकड़े हैरत में डालते हैं। अभी हमारे जयप्रकाश भाई ने, देखिए जयप्रकाश भाई ने पूरी बात कर ली, पूरी बात उन्होंने रख दी, सूखा गैस की बात कर ली, और ये बिल्कुल सत्य है मानस भाई कि किसानों का कल्याण, नौजवानों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण अगर किसी सरकार में होगा तो इंडिया अलायंस की सरकार में होगा। इनके बस का कुछ नहीं है। ये तो कह करके आए थे कि जो है ये किसानों का आय दुगनी कर देंगे। 6 साल से किसानों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। 7,000 में जो हंगामा किया, लेकिन किसानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाएंगे। एक बात मेरी और आ जाती है मानस भाई। बोलिए तो हमारे आलोक भाई को तो चूंकि मीडिया जगत से आए हुए हैं, पुराने पत्रकार, मैं कह रहा हूँ कि आलोक भाई तो मीडिया जगत से आए, पुराने पत्रकार रहे, इनको तो मीडिया पे विश्वास नहीं है। अगर किसी मीडिया ने माला टंगे टमाटर जो है अगर फोटो कवरेज कर लिया तो उसमें भी इनको दिक्कत है। अरे आप जवाब दो ना, महंगाई पे कंट्रोल करो, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप कंट्रोल? आप सुझाव मांग रहे हो, हम सुझाव देते हैं कि एन बीरेन सिंह को आप जो मणिपुर के मुख्यमंत्री आप उनको तत्काल बर्खास्त करो। लो मेरा सुझाव मानो, मेरा सुझाव। दीपक रंजन जी, आज के जो नेता हैं, आज की जो सियासी दल है, वो इतने चतुर और चालाक हो चुके हैं कि उनको पता है कि मीडिया के साथ कैसे खेलना है, और उसमें मीडिया के तमाम साथी भी पॉलिटिकल पार्टियों में चूंकि पहुंच चुके हैं, तो वो बता भी देते हैं कि किस तरह से आपको करना है, कैसे आपको एक्ट करना है कि वो मीडिया में या तो विजुअलाइज हो इस तरीके ताकि वो खबर बन जाए, या तथ्य ऐसे हो कि वो खबर बन जाए। तो अब तो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत समझदार हो गए हैं। मानस भाई देखिए, मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, ना उसको कोई हिला सकता है, ना उसको कोई डिगा सकता है। और आपसे कौन खेल सकता है? आपसे कौन खेल सकता है? मीडिया के लोगों से कोई खेल सकता है? हम लोग तो फिर, हम समाजवादी लोग तो नहीं खेल सकते। जो हम करेंगे वही आप दिखाएंगे, बिना हमारे कुछ किया क्या आप दिखा देंगे? दीपक रंजन जी, आजकल जितने भी सियासी दल हैं, उन सबके जो बड़े नेता है, सबके पास मीडिया से बुलाए हुए तमाम सारे सलाहकार हैं, और ये बात को ढकी चुकी नहीं है। अब तो आम लोग भी जान चुके हैं कि हाँ, इनको इस चैनल में हमने देखा था कुछ समय पहले तक लाइव करते हुए या डिबेट में हिस्सा लेते हुए, अभी इस पार्टी के सलाहकार हो गया, इस नेता के सलाहकार, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसमें कोई ऐसा कोई गुरेज भी नहीं है। पहले जैसा होता रहा है कि सियासी लोग जो थे, पहले तरीका दूसरा होता था। पहले लोग जनता की आवाज उठाते, हमारे पे कब से हम लोग आने लगे। अभिव्यक्ति की आजादी पे भी सबसे बड़ा खतरा मानस भाई इस भाजपा से ही है, क्योंकि सरकारें बहुत आई गई हैं, और ये आप भी पत्रकार हैं, और ये तो व्यक्तिगत रूप से आलोक वर्मा जी भी मानेंगे कि अभिव्यक्ति की आजादी, चूंकि लोकतांत्रिक चरित्र ही नहीं, जब एक आदमी, एक अकेला आदमी की सोच वाला व्यक्ति है, वही हाल मतलब मोदी जी को तो हमने देखा ही नहीं कि कभी किसी कंधे पे हाथ रख दिए हो, अपनी पार्टी के किसी आदमी को गले मिलाए हो या मंच पे साझा किए हो। वही हाल योगी जी का है। और मीडिया के बारे में कितना सुंदर बोलते हैं योगी जी, वो तो मैं कहने एएनआई का वो नहीं है, अभी भी सबको याद है। पत्रकारों से मिलते हैं लोग भवन में, तो कह देंगे कि कैसी तुम्हारी दुकान चल रही है, पत्रकारों को दलाल कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि अभिव्यक्ति की आजादी। अच्छा, और आप अगर ध्यान से देखिए, अटल जी भी रहते तो आज जो रवीश कुमार है, प्रफुल्ल वाजपेयी हैं, साक्षी जोशी हैं, ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से बहिष्कृत नहीं किए जाते, उनकी आवाज सुनी जाती। इन्हीं के दल के अगर लोकतांत्रिक संस्कार सोच वाले अटल जी होते तो खतरा तो सबसे ज्यादा केवल संवैधानिक संस्थाओं के, न्यायपालिका पे या विधानसभा, अरे लोकसभा स्पीकर पे कितना दबाव रहा होगा। कैसे राहुल गांधी जी के निर्णय आते ही गुजराती ट्रांसलेट करके लिखे, रात को लेटर आ गया, सुबह सदस्यता रद्द हो गई, घर खाली हो गया। ये स्वाभाविक गति नहीं थी, न इसके पहले देखी गई न बाद में देखी गई। तो स्वाभाविक है कि संवैधानिक संस्था तो छोड़िए, अभिव्यक्ति की आजादी को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो भाजपा की सोच जो संघ से पैदा होके आती है, जिसमें कोई स्पेस ही नहीं है। तो मीडिया के लोग तो पीड़ित है, उनको इंडिया गठबंधन या नौकरी खा ली उनकी। ये तो आदमी डर रहा है। स्मृति ईरानी जो 2 पत्रकारों की नौकरी खाई कि नहीं खाई, आलोक भाई बता दें। अमेठी में
दीपक रंजन जी, इससे पहले मालूम भी गुनाह है। ये बेचारे भारत समाचार पे छापा पड़ गया, खोद चढ़ गया, पड़ गया। दीपक रंजन जी, जरा अनिल दुबे जी से सवाल ले ले। किसानों की पार्टी है, अनिल दुबे जी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री चर्चा करना चाहते थे, बाढ़ और सूखे पे, तो आपको लगा नहीं कि किसानों का मुद्दा भी बेहद अहम है, पहले इस पे भी चर्चा हो जाए, इस पे भी कुछ बात हो जाए? लेकिन देखा गया कि आप भी सुर में सुर मिलाते रहे समाजवादी पार्टी को, किसानों की बात नहीं की। जबकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जयप्रकाश जी ने जो आंकड़े रखे थे, वो आंकड़े हैरत में डालने वाले, और आंकड़ों को लेकर के आप सरकार को घेर सकते थे, उनसे सवाल कर सकते थे। मानसी क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर मणिपुर पे सदन की उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य, इंडिया के सदस्य अगर मणिपुर पर चर्चा कराना चाहते हैं तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? आप मणिपुर से भाग क्यों रहे हो? आपकी केंद्र सरकार मणिपुर से भाग रही है, आप उत्तर प्रदेश की में जो है आप निंदा भी नहीं करना चाहते हो कि मणिपुर में आप भाषण देने जा सकते हो, आप उस देश के किसी हिस्से में जाके अपील करने जा सकते हो, और मणिपुर में निंदा नहीं कर सकते हो। महिलाओं पर जो आपकी सबसे ज्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी की है, उनके साथ इतनी शर्मनाक घटना हुई और उस पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते हो, आप चर्चा से भागने की बात कर रहे हो। हम तो किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं। आज सिर्फ किसानों की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। अगर ये किसानों से इनको लेना देना होता, इन्होंने कहा था कि हम अप्रैल से किसानों को फ्री बिजली देंगे सिंचाई के लिए। कहाँ गई आपकी घोषणा? 4 महीने हो गए। चलिए, अनिल दुबे जी की आवाज नहीं आ रही। राघवेंद्र द्विवेदी जी, फिर से आपके पास आ रहा हूं ये पूछने के लिए कि जो आंकड़े अभी जयप्रकाश जी ने रखे या किसानों की जिस बदहाली की हम लोग बात कर रहे हैं, किसान भी इसी देश का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में भी किसान बेहद परेशान नजर आते, तमाम सारी समस्याएं उनके सामने। अगर सरकार ये चाहती है कि सूखे से निपटने के लिए या बाढ़ग्रस्त इलाकों से निपटने के लिए किसी एक नीति पर या किसी विषय पर कोई चर्चा हो जाएगा जिससे उसका कोई समस्या का समाधान हो सके, कोई हल निकल सके, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि विपक्ष को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए? और जो करंट मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है किसानों की समस्याओं का, क्योंकि हर बार तो देखते किसानों के मुद्दे को सदन में हंगामा होता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि ना गन्ना किसान की बात हुई, ना बिजली की बात हुई, ना कानून व्यवस्था की बात हुई। पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के मणिपुर का झंडा उठा करके और सीधे सीधे उन्होंने विधानसभा में गाड़ दिया मुद्दे के तौर पर कि अब इस मुद्दे के बगैर हम हिलेंगे नहीं। देखिए, जो इस समय मुद्दा है वो केवल मणिपुर है और महंगाई है, और विपक्ष का काम है कि जो देश और प्रदेश का मुद्दा है उसको सरकार के सामने रखे। मुझे लगता है कि योगी जी या मोदी जी 2 मिनट लगेगा वो विपक्ष की बात सुन ले, उसके बाद चर्चा शुरू कर। क्योंकि भागना, मान लीजिए आज सदन हो गया, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 4 दिन का काफी समय मिला है, तो 4 दिन में अगर ऐसे ही हो हल्ला होता रहा सदन में, सदन बना है चर्चा के लिए, प्रदेश और देश की समस्या को रखने के लिए, तो अगर ऐसे ही हो हल्ला होता रहा तो देश के किसानों को या देश के जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके मुद्दा को कैसे रखा जाएगा? सरकार को भी थोड़ा झुकना चाहिए और विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि अगर मुझे जनता ने विपक्ष में बैठाया है तो मैं कुछ ऐसा करूं कि अगली बार मैं सरकार में बैठूं। समय कमाए और विपक्ष को और सरकार को दोनों को सोच समझ के और जल्द से जल्द जो भी निर्णय लेना है या आपस में जो बात करना है वो कल 11-12 बजे तक बात कर लें। उसके बाद जो समय बचा है उसमें जो प्रदेश की गति की बात है, चाहे वो बाढ़ हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश से बाढ़ आने वाला है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमारे सभी भाइयों को पता है कि अब उत्तर प्रदेश से बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद महामारी आएगी, महामारी के बाद फिर वो अलग अलग तरीके की समस्या पैदा होंगे। तो समस्या पैदा हो उससे पहले, जैसे दिल्ली की हालात ना उत्तर प्रदेश में, उससे पहले सरकार को चाहिए कि उससे संभलने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए। जी मानस जी। करमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। करमवीर जी, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि सदन में अब चर्चा कम होती है, हंगामा ज्यादा होता है। पिछले कई बार देखा जा रहा है कि जैसे पहले मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी, 2-2, 3-3 दिन नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन बोला करते थे, या जो संबंधित विभाग के मंत्री थे वो जवाब देते थे, विपक्ष के लोग सवाल करते थे। अब वो परिपाटी खत्म होती जा रही है, वो ना कोई
दलितों में कोई बात करना चाहता है, उनकी समस्याओं पर बात करना चाहता है, ना कोई किसानों में बात करना चाहता है। हर बार देखते हैं, चाहे भाजपा जब विपक्ष में थी तब भी वही हाल था, अब भाजपा सत्ता में है, आप लोग विपक्ष में है, फिर भी वही हाल है कि वही काले झंडे, वही चक्तियां, वही महंगाई को लेकर के प्रदर्शन, वही तमाम सारी चीजें। एक तरीके से कोशिश की जाती है कि मीडिया का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि विजुअल मीडिया का जमाना है, तो दिन भर वही चलेगा। और इसीलिए सदन जो है वो अब चर्चा का पटल नहीं रह गया, वहां पर हंगामा ज्यादा होने लगा है। जी मानस जी, दरअसल ऐसा है, देखिए जो बात ये आपने कही है कि सदन में चर्चा नहीं होती है, तो चर्चा कैसे होगी? एक चीज बताइए कि बहुत सारी ऐसा जो है योजनाएं जो भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा बगैर चर्चा के जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, राजपत्र जारी हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। बहुत बहुत गंभीर मुद्दों पे आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश पे चर्चा होगी कैसे? सरकार के पास बहुमत है, तो पेश करेगी, बिल पास करा लेगी, आप हंगामा नहीं, हंगामा नहीं, चूंकि ये करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक है स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो SC ST और ST के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए है। इन्होंने उसका नाम परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय करके कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले से मैंने सीडीओ से, समस्त सीडीओ से जनता 2005 के तहत मैंने सूचना मांगी है, और उस सूचना का उन्होंने दी है। सोच करके आपको ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश का जो 25% SC ST के आर्थिक उन्नति के लिए बाबा साहब ने आर्टिकल 275 में अंकित किया, ये इनके यहाँ कहीं पे 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं ऐसे, मेरे पास पूरा डेटा है, 75 जिलों का डेटा है। दूसरी चीज, JS दीपक जी द्वारा 23 जनवरी 2008 को एक जो है वो किया गया था, एक शासना आदेश किया गया था, जिस शासना आदेश अभी भी प्रभावी तरीके से लागू है। उस शासना आदेश में यह कहा गया था, पूर्व में जो सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों इत्यादि में जो कार्य स्वयं संपादित किए जा रहे थे, अब वह कार्य आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से किए जाएंगे, और उससे उत्पन्न होने वाले कुल रोजगारों में 21% SC के लिए, 2% ST के लिए और 27% OBC के लिए ये निर्धारित किया गया था। और मैं आपको, चूंकि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी भाई बैठे हुए, इनको भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 2012 से एक भी उस नियम का फॉलो नहीं किया गया। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी है, पूरा डेटा मेरे पास है। आपको बता दूं, परिवहन निगम, परिवहन विभाग, PWD, UPPCL, सिंचाई विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग से मेरे पास जन सूचना का डेटा ना। सुन लीजिए, मैं इसलिए कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी, केवल आप चोला ओढ़ लेने से, दलितों का वोट कर देने से, दलित को या ST को आप महामहिम राष्ट्रपति बनाने का दावा ठोकते हैं चैनल पे बैठ करके, OBC को प्रधानमंत्री बनाने का दावा ठोकते हैं, लेकिन आपकी आखिरी सवाल आलोक वर्मा जी से लेना, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की। आलोक जी, ये माना जाए कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपकी पार्टी सरकार में है, तो अगर विपक्ष की मांग है तो उसको भी संतुष्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी, उसके प्रति आपकी जवाबदेही, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व वो भी करते हैं। तो आलोक जी, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पहल की जाएगी? महाराज भाई, निश्चित रूप से हम गंभीर हैं, और मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा एक रोज पहले मीटिंग की और साफ साफ उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जिनको सदन में उपस्थित रहना चाहिए, वो निश्चित रूप से सदन में उपस्थित रहें। लेकिन पहले आप सदन में आइए, तो गंभीर बात करिए, तो तमाशा खड़ा मत कीजिए। अभी हमारे जयप्रकाश भाई कह रहे थे, आप तमाशा क्यों कह रहे हैं बार बार?
अरे साहब इसलिए कह रहे हैं जयप्रकाश भाई कि हमें दिख रहा है कि वो सिर्फ तमाशा है। एक विधायक साइकिल चलाए चले आ रहे हैं, मीडिया वालों को बुला रहे हैं, कैमरे में तस्वीर आइए खींच लीजिए, दिख रहा है सामने। और जो पत्रकारिता से जुड़े हैं वो, जो पत्रकारिता से जयप्रकाश भाई जो पत्रकारिता से जुड़े हैं वो जानते हैं, जयप्रकाश भाई जो पत्रकारिता से जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या तमाशा है और क्या हकीकत है। तो हमें अच्छी तरीके से पता है, इसलिए बहुत गंभीरता के साथ आपके उस विधायक के एक्ट को मैंने तमाशा कहा है। दूसरी बात जयप्रकाश भाई बहुत सारे डेटा आपने दिए, हमारे आजाद भाई कह रहे हैं कि ये वाला आंकड़ा भी है, वो वाला आंकड़ा भी है, यहाँ का भी आंकड़ा है, वहां का भी आंकड़ा है। अरे साहब इत्तेफाक ऐसा है कि लखनऊ में भी सभा बैठी है और वहां पर भी सदन लगा हुआ है। आप कहिए ना, चर्चा कीजिए ना, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं करिए, देश का मसला है, चर्चा कीजिए। आप झंडा लेकर के रखे हैं, आपके विधायक आपके विधायक जब सदन में जाते हैं, विपक्ष के विधायक जब सदन में जाते हैं तो उनके पास कुछ होता ही नहीं कहने के लिए। अरे कहिए साहब, स्वागत है आपका स्वागत है, आपकी जिम्मेदारी है और आपको कहना चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा स्वागत किया है। अनिल दुबे जी सड़क पर बात करेंगे, टीवी मंचों पर आएंगे, बात करेंगे, लेकिन सदन में जब कहना होगा, विधानसभा विधान परिषद में जब कहना होगा तो उनके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा। अरे साहब, अरे सब्जी मंडी मत बनाइए, न्यूज 24 की गंभीर बहस है, गंभीर बहुत अभाव है। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चल रहे हंगामे की, जिस हंगामे की वजह से विधानसभा का सत्र आज अपने समय तक नहीं चल सका, उसको बीच में स्थगित करना पड़ा। बात की जा रही थी मणिपुर के लिए, मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव लाने की, जिस पर स्पीकर ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिन पर चर्चा हो सकती थी। कुछ मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सूखा और बाढ़ जो दोनों ही सीधे तौर पर किसानों को प्रभावित करते हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। अब उम्मीद है कि शायद कल सदन सुचारू रूप से चले और जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर बात हो सके। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब के लिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।